एनडीए सरकार में मंत्रिमंडल का बंटवारा क्या हुआ? अब विपक्ष ये मजाक उड़ा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस नारे पर काम कर रही है कि अब की बार 150 सीटें भी नहीं होंगी पार। जिस तरह से मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ है दोस्तों, गठबंधन ने जो सहयोगी दलों में जबरदस्त असंतोष है। इसके अलावा स्पीकर के पद को लेकर रस्साकशी चल रही है इस वक्त तेलुगु देशम पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच, और ये रस्साकशी ही बताती है कि किस तरह का अविश्वास इस वक्त भाजपा और सहयोगी दलों के बीच में है। क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी जानती है कि 2019 में जिस तरह से उसके 4 सांसद भाजपा में शामिल हो गए थे, वो इतिहास लोकसभा में दोहराया जा सकता है। यही नीतीश कुमार की पार्टी के साथ हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो सहयोगी दलों से हो, ताकि भारतीय जनता पार्टी अपने मनमाने अंदाज में संविधान की धज्जियां ना उड़ा सके। न सिर्फ ये हो रहा है दोस्तों, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए कई सिरदर्द सामने उभर कर आ रहे हैं। सिरदर्द नंबर 1, अमित मालवीय पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं, और ये आरोप विपक्ष नहीं लगा रहा है। आरएसएस के नेता शांतनु सिन्हा, जो कि भाजपा के नेता के भाई हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष इस मुद्दे को उठा रही है। यही नहीं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बगैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर भाषाई मर्यादा पर जोर दिया है। न सिर्फ भाषाई मर्यादा पर जोर दिया है, बल्कि ये कहा है कि कुछ राजनीतिक दल इन चुनावों को युद्ध की तरह लड़ रहे थे, तो सरासर गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि मणिपुर को संबोधित करें, मणिपुर जल रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं मोहन भागवत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत दे रहे हैं। मगर सबसे पहले दोस्तों, स्पीकर पद के मुद्दे पर किस तरह की रस्साकशी चल रही है, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आदित्य ठाकरे, उद्धव सेना के आदित्य ठाकरे ने नसीहत दी ही। और वो नसीहत क्या है, सबसे पहले आपके स्क्रीन पर। अगर जेडीयू और टीडीपी को खुद को और अपनी पार्टी को बचाना है तो वे लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखें, नहीं तो भाजपा आपकी पार्टी को तोड़ेगी। आदित्य ठाकरे यहाँ नहीं रुकते हैं, वो आगे क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर। बिहार हो या आंध्र प्रदेश, जो स्पेशल पैकेज का वादा किया गया होगा वो पहले ही ले लें। इसको लेकर आदित्य ठाकरे ने बाकायदा एक ट्वीट भी किया है। अंग्रेजी में वो क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। रिएटरेटिंग अ फैक्ट फॉर द तेलुगु देशम पार्टी एंड जनता दल that have aligned with the NDA. Keep the speaker post with you, not even with anyone you may know in the BJP. Only then neutrality will be ensured and your parties will not be broken by the BJP. कह रहे हैं आदित्य ठाकरे। यही नहीं दोस्तों, न्यूज 18 में इस मुद्दे को लेकर कवरेज भी हो रही है। किस तरह की रस्साकशी है और न्यूज चैनल इसे किस तरह से कवर कर रहे हैं, आइए सुनते हैं दोस्त। लेकिन स्पीकर पद यहां पर उसकी ओर से मांगा गया है। बड़ी खबर उस वक्त की, स्पीकर पद जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है वो यहां पर मांग लिया गया है टीडीपी की ओर से। लगातार टीडीपी इससे पहले 5 मंत्री पद भी मांग चुकी है, लेकिन ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, टीडीपी का जो प्रदर्शन रहा है वो भी काफी अच्छा रहा है। 16 सीटें टीडीपी के पास है, और ऐसे में अब जो दबाव की राजनीति है वो विपक्ष अब ये कहने लगा है सरकार जो है वो 6 महीने नहीं चलने वाली। क्योंकि दोस्तों, अगर स्पीकर के पद पर इस तरह की रस्साकशी चल रही है, इससे पता चलता है कि विश्वास की कमी किस कदर है। क्योंकि याद कीजिएगा, जब एनडीए का संबोधन हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे संबोधन में कहीं पर भी छाती ठोकर नहीं कहा था मैं मोदी, मोदी की गारंटी, जिस तरह से वो अक्सर भाषणों में कहते हैं। एक अकेला सब पर भारी, आपको याद है संसद में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था, सुनिए। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। मगर एनडीए के संबोधन में प्रधानमंत्री लगातार कह रहे थे सर्वपंथ संभाव। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि उनका राजनीतिक भविष्य तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार पर आश्रित है। इसीलिए वो सर्वपंथ संभाव की बात कर रहे हैं। इसीलिए वो अहम ब्रह्मास्मि का भाव नहीं ला रहे हैं, मगर स्पीकर के पद पर रस्साकशी जारी है। जिस तरह से इस वक्त तमाम मंत्रिमंडलों का आवंटन किया गया है, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जो बड़े पद हैं अपने पास रख लिए हैं, और ये आने वाले दिनों में रस्साकशी को जो है जोर देने वाला है। याद कीजिएगा, अजीत पवार की एनसीपी को मिलता है एक स्टेट होम मिनिस्टर का पद, और ये पद दिया जाता है प्रफुल्ल पटेल को। वो प्रफुल्ल पटेल जिन्हें हाल ही में ईडी ने क्लीन चिट दे दी थी। प्रफुल्ल पटेल मना कर देते हैं और उसको लेकर एक और रस्साकशी होती है। एकनाथ शिंदे
एकनाथ शिंदे जिनके पास 7 सांसद हैं, उन्हें जब एक मंत्री पद दिया जाता है तो वो भी ना खुश होते हैं। कहते हमारे पास 7 सांसद हैं, हमारे दम पर महाराष्ट्र में आपकी सरकार टिकी हुई है और सिर्फ एक मंत्री पद। इसको लेकर कांग्रेस भी चुपकी ले रही है। क्या कह रही हैं सुप्रिया सुनीत आपके स्क्रीन पर। कल अजीत पवार ने अपनी पार्टी के लिए राज्य मंत्री का पद अस्वीकार कर दिया था। आज शिंदे सेना का भी कलेजा चौड़ा हो गया है। कह रहे हैं 7 सीटों के बावजूद सिर्फ एक राज्य मंत्री। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, यकीनन दोस्तों, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। भारतीय जनता पार्टी का जो ये कार्यकाल शुरू हुआ है वो कई दिक्कतों के साथ शुरू हो रहा है, कई मुश्किलात के साथ शुरू हो रहा है, कई बुरी खबरों के साथ शुरू हो रहा है। और उसमें एक और खबर सामने उभर कर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रोल विभाग है, जो महिलाओं पर गंदी गंदी फब्तियां कसते हैं, पत्रकार जो सत्ता से सवाल उठाते हैं उन पर निशाना साधते हैं, उनका जो मुखिया है उस पर यौन शोषण का आरोप लगा है। सही सुना आपने, यौन शोषण का आरोप। और दिलचस्प बात दोस्तों, ये आरोप कोई और नहीं, ये आरोप आरएसएस के एक नेता शांतनु सिन्हा लगा रहे हैं। कांग्रेस ने इस पर तल्ख तेवर अपनाए हैं। उन्होंने क्या कहा इस मुद्दे पर, आइए सुनते हैं क्या कह रही हैं सुप्रिया सुनीत। 24 घंटे नहीं हुए हैं एनडी गठबंधन की सरकार बने, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के काले कारनामों ने एक बार फिर सिर शर्म से झुका दिया है। और ये जो आरोप लग रहे हैं ये हम नहीं लगा रहे हैं, ये बीजेपी के अंदर से, संघ के अंदर से उनके नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक लगा रहे हैं। अब जो आरोप सामने आया है उसमें बीजेपी के नेता और उनकी आईटी सेल, जिसको मैं फेक न्यूज की फैक्ट्री कहती हूं, उसके सरगना अमित मालवीय पर आरएसएस के एक नेता ने यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। संघ परिवार के नेता हैं शांतनु सिन्हा, वो बीजेपी के बंगाल के पदाधिकारी राहुल सिन्हा के भाई हैं, एबीवीपी के सदस्य रह चुके हैं, हिंदू संघ के प्रमुख हैं। उनका कहना है कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय बंगाल में औरतों का यौन शोषण करते हैं और सिर्फ 5 सितारा होटलों में ही नहीं, बीजेपी के दफ्तर तक में यह काली करतूतें चलती हैं। उन्होंने बंगाली में ट्वीट करके, बांग्ला में ट्वीट करके यह भी लिखा है कि बीजेपी नेताओं में होड़ लगी हुई है औरतों की आपूर्ति करने की। उनका कहना है कि ये सब लोग मिलकर, और अमित मालवीय का नाम लेकर उन्होंने कहा है, औरतों का यौन शोषण करते हैं। ये आरोप कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये आरोप संघ के एक व्यक्ति का है जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। बड़ा सवाल कि ये हो क्या रहा है, ये निहायत ही शॉकिंग है। ये हो क्या रहा है? भारतीय जनता पार्टी जैसे ही बहुमत से दूर रह गई, ये तमाम खबरें सामने उभर कर आने लगी हैं। और मैं आपको बता दूं, बीजेपी की ये जो तीसरी इनिंग्स है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तीसरी इनिंग्स है, यानी 10 साल सत्ता में रहने के बाद हमने उम्मीद की थी कि जिस तरह से मंत्रालय बांटे जाएंगे उसमें कोई नया विजन, नई सोच दिखाई देगी। नहीं साहब, ये सोच दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। वही ढाक के 3 बात, वही चेहरे, यानी कि वित्त मंत्रालय आपने निर्मला सीतारमण को दे दिया, गृह मंत्रालय आपने अमित शाह को दे दिया, रक्षा मंत्रालय आपने राजनाथ सिंह को दे दिया। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? वही पुराना ढर्रा चल रहा है। वही एस जयशंकर, जिन्हें अच्छी अंग्रेजी बोलनी आती है, उन्हें आपने विदेश मंत्रालय का पद दे दिया। कुछ नयापन नहीं है। इसीलिए विपक्ष ताना मार रहा है कि अब की बार 150 सीटें भी नहीं होंगी पार। मगर जो असली ताना आ रहा है वो आ रहा है इस शख्स की तरफ से, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत। मोहन भागवत ने कई शॉकिंग बातें कही हैं जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा। मगर उन्होंने क्या कहा है वो सुनाने से पहले मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ बयान सुनाना चाहूंगा जो उन्होंने चुनावों के दौरान कहे थे। याद कीजिएगा किस तरह से बार बार उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में झूठ कहा था, इस तरह से मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया था, इस तरह से मुसलमानों को घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला बताया था।
जब उन्होंने मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया था। आइए सुन। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी। फिर उन्होंने मुसलमानों को ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला घुसपैठिया बताया था। आइए सुन। जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है, तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। फिर उन्होंने ये तक कहा था कि कांग्रेस जो है आपकी 2 भैंसों में से एक मुसलमान को दे देगी, आपका मंगलसूत्र छीन लेगी। मंगलसूत्र वाला उनका बयान। आइए सुन। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। प्रधानमंत्री के पुराने बयानात में आपको क्यों सुना रहा हूं दोस्तों, उसके लिए आपको गौर करना पड़ेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा है। दैनिक भास्कर की खबर क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर। आरएसएस चीफ भागवत बोले, काम करें, अहंकार ना पालें, चुनाव में मुकाबला जरूरी लेकिन ये झूठ पर आधारित ना हो। बताइए साहब, अभी अभी जो मैंने आपको 3-4 भाषण सुनाए उससे क्या पता चल रहा था। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, संघ प्रमुख की 7 प्रमुख बातों का जिक्र दैनिक भास्कर कर रहा है। ये जो तमाम बातें हैं मानो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नसीहत हैं। यानी कि भाजपा बहुमत से 32 सीटें क्या दूर रह जाती है। अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत में तल्ख तेवर अपनाए हैं। क्या क्या कहा एक एक करके आपके स्क्रीन पर आएगा दोस्तों। भागवत के भाषण की 7 खास बातें। चुनाव मुकाबला झूठ पर आधारित ना हो। जब चुनाव होता है तो मुकाबला जरूरी होता है, इस दौरान दूसरों को पीछे धकेलना भी होता है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। ये मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। लोग क्यों चुने जाते हैं? संसद में जाने के लिए, विभिन्न मुद्दों पर आम सहमति बनाने के लिए। हमारी परंपरा आम सहमति बनाने की है। संसद में 2 पक्ष क्यों होते हैं? ताकि किसी भी मुद्दे के दोनों पक्षों को संबोधित किया जा सके। किसी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही हर मुद्दे के 2 पहलू होते हैं। अगर एक पक्ष को संबोधित करता है तो विपक्षी दल को दूसरे आयाम को संबोधित करना चाहिए ताकि हम सही निर्णय पर पहुंच सकें। मगर सबसे शॉकिंग वो ये कहते हैं कि चुनाव में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, मगर ये मुकाबला मानो युद्ध चल रहा था। आगे, चुनाव ऐसा लड़ा जैसे मुकाबला नहीं युद्ध हो। जो लोग कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद इस दिशा में आगे बढ़े हैं उनके बीच इस तरह की सहमति बनाना मुश्किल है। इसीलिए हमें बहुमत पर निर्भर रहना पड़ता है। पूरी प्रतिस्पर्धा इसी के लिए है, लेकिन इसे ऐसे लड़ा गया जैसे ये युद्ध हो। जिस तरह से चीजें हुई, जिस तरह से दोनों पक्षों ने कमर कसकर हमला किया, उससे विभाजन होगा, सामाजिक और मानसिक दरारें पड़ेंगी। और जो अगला बयान है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला है। क्या आप जानते हैं इन चुनावों में अगर किसी ने भाषाई मर्यादा का उल्लंघन किया तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और कोई और नहीं। भागवत क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर। मर्यादा की सीमाओं का पालन करने वाला ही सेवक। बाहरी विचारधाराओं के साथ समस्या ये है कि वे खुद को सही होने का एकमात्र संरक्षक मानते हैं। भारत में जो धर्म और विचार आए, कुछ लोग अलग अलग कारणों से उनके अनुयायी बन गए, लेकिन हमारी संस्कृति को इससे कोई समस्या नहीं। हमें इस मानसिकता से छुटकारा पाना होगा कि सिर्फ हमारा विचार ही सही है, दूसरे का नहीं। जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मर्यादा की सीमाओं का पालन करता है वो अपने काम पर गर्व करता है, फिर भी अनासक्त रहता है। जो अहंकार से रहित होता है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में सेवक कहलाने का हकदार है। अब आप बताइए दोस्तों, चुनाव में भाषाई मर्यादाओं पर जोर,
कुछ लोग प्रतिस्पर्धा नहीं युद्ध कर रहे थे। इस चीज पर गौर किया जाए, याद किया जाए किस तरह से भाजपा के नेताओं ने तेजस्वी के डीएमए पर सवाल उठाया था। यानी कि भाजपाई नेता तमाम मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे थे। और ये सिर्फ ये छुटभैया नेता या सम्राट चौधरी जैसे नेता नहीं कर रहे थे। स्वयं भू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, ये लोग लगातार ये कर रहे थे। याद कीजिए किस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा ने खुलेआम हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया था। और इन लोगों को कोई पछतावा नहीं है, चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। चुनाव खत्म हो गया है, ये तमाम चुनौतियां अब सामने आ रही हैं और हर गुजरते दिन के साथ भाजपा की उस सोच को चुनौती दी जा रही है। याद कीजिएगा क्या कहा था जनता दल यूनाइटेड के एसी त्यागी ने कि हम जो सत्ता में हैं, हम मुस्लिम विरोधी सोच को पनपने नहीं देंगे, अग्निवीर योजना का विरोध करेंगे, सामान्य नागरिक संहिता के हम विरोध में नहीं हैं, हम सुधार कार्यक्रमों के विरोध में नहीं हैं, मगर तमाम पक्षों से सलाह मशवरा किया जाए। यानी कि अब भाजपा को अपनी पुरानी सोच पर फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, विराम लगाना पड़ेगा। और ये आसान नहीं होने वाला है दोस्तों। ये रस्साकशी बढ़ने वाली है, जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में आपको मैंने बताया, स्पीकर के पद के ऊपर किस तरह से टीडीपी और भाजपा के बीच में रस्साकशी चल रही है। इंतजार कीजिए, ये तो ट्रेलर है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।